नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के। तो आपको हम बताते चले, यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, यदि आप जेटेट पास करना चाहते हैं, सहायक आचार्य परीक्षा पास करना चाहते हैं, सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा पास करना चाहते हैं, अब तक आपने महसूस किया होगा कि यदि आप में से किसी ने फेल किया है तो वो फेल करने की चांसेस जो होती है 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इसी के अंतराल में लोग फेल करते हैं। तो यहाँ पर फेल करने का रीजन होता है सीधे सीधे बाजार जाना और वहाँ से प्रैक्टिस सेट लेकर के आना और सीधे 1 महीना के अंदर परीक्षा पास कर जाना। तो ये सारे रोगों से आपको मुक्ति दिलाना पड़ेगा। ये जो है बहुत बड़ी बीमारी है आपकी, जो कि आप ये करते हैं और यहाँ पर पढ़ते नहीं हैं। तो आपको अगर ये 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर से यदि आप फेल कर रहे हैं, किसी में रिजल्ट नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर हमारे चैनल के साथ जुड़िए, जिसमें आपको यहाँ पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्नों की, सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही है। जहाँ पर यदि आप जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पर 100 नहीं 101% पास होने की गारंटी देता है। जहां आप 2-4 नंबर कम करके चलते फेल हो रहे थे, वहां आपको 2-4-5 नंबर ऑटोमेटिक बढ़ने वाला है। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो अपनी कमजोरी को छुपाए नहीं। जरूर आपको ये लगा होगा कि ये सही बात है। तो यदि आपको लगता है तो आप यहाँ पर अगर आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 501 रुपये में आपको लाइफ टाइम दिया जा रहा है। अगर जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 999 रुपये, और सहायक आचार्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 999 रुपये में आप हमारे साथ जुड़ करके यहाँ पर डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, एनसीईआरटी का नोट्स खरीद सकते हैं। और यहाँ से सारी तैयारियां जब से आप करेंगे तो आपको यह महसूस होगा, कुछ ही दिनों में आपको यह महसूस होगा, आपको पता चलेगा कि जो हम में कमियां थी वो कमी अब दूर हो रहा है। तो आप जल्दी करेंगे और जरूर जुड़। चलिए अगला देखिएगा, संसार में कौन सा उपसर्ग है। संसार में कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है। ठीक है, सन उपसर्ग है, सम उपसर्ग है, सार उपसर्ग है, संसा उपसर्ग है। यानी संसार में कौन सा उपसर्ग है। देखिए अब आपको बता देते हैं। सबसे पहले उपसर्ग और प्रत्यय का, तो आप नोट्स यहाँ से जरूर परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय को इस तरह से हम बता दिए हैं ना नोट्स में कि आप शायद लाइफ में कहीं भूलेबे नहीं कीजिएगा, और यहाँ से एक प्रश्न छपबे करता है। ठीक है, तो संसार को देखिए उपसर्ग और प्रत्यय बताना है। सबसे पहले संसार जो लिखा हुआ है ना, इसका आप संधि विच्छेद कर लीजिए। ठीक है, तो संसार का जब हम संधि विच्छेद करते हैं ना तो हमारे पास आता है सम और जोड़ के आता है सार। सम जोड़ सार आता है ना। अब देखिएगा यहाँ पर सम जोड़ सार जब आपको आ गया तो आप ध्यान में रखिएगा कि प्लस वाला को ध्यान देखिए। प्लस के ये क्यों प्लस का है, प्लस के ई पहले है और ई बाद में। ठीक है, तो प्लस के जो पहले लगा हुआ शब्द है, जो पहले लगता है उसको हम लोग कहते हैं उपसर्ग। प्लस के जो पहले लगेगा वो उपसर्ग है, और प्लस के जो बाद लगेगा उसको हम लोग कहते हैं प्रत्यय। ठीक है, अब आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब आप देख लीजिएगा, तो प्लस के पहले जो लगा वो है उपसर्ग, और प्लस के जो बाद लगा वो है प्रत्यय। ठीक है, तो सम ना, यहाँ पर सम क्या है, देखिए सम ना, तो सम पहले लगा हुआ है इसलिए सम जो है आपका उपसर्ग है। ठीक है, सम उपसर्ग है, तो यहाँ पर देखिए सम है और ये सम उपसर्ग है, इसलिए यहाँ पर सम उपसर्ग लगा हुआ है ना। तो सम इसका आंसर हो जाएगा। देखिए बनाया हुआ है, नोट्स परचेज कर लीजिएगा। रात और दिन में कौन सा समास है। रात और दिन में कौन सा समास है आपको बताना है। ठीक है, रात दिन में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है या द्विगु समास है। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा, रात और दिन ध्यान दीजिएगा, एक दूसरे का ये कौन सा है, विपरीत है। हमेशा याद रखिएगा विलोम है, तो वैसा समास जिसमें विलोम शब्द होगा। ठीक है, विलोम शब्द, दोनों विलोम शब्द होगा, और बीच में देखिए योजक चिन्ह। योजक चिन्ह इसको हम लोग कहते हैं, इसको कौन सा चिन्ह कहते हैं, योजक चिन्ह। क्या कहते हैं इसको, योजक चिन्ह, बीच में योजक चिन्ह लगाओ। ठीक है, वैसा समास जिसमें क्या है, दोनों एक दूसरे का विलोम शब्द हो और बीच में योजक चिन्ह लगा हो। बीच में कौन सा चिन्ह लगा हो, योजक चिन्ह लगा हो, तो उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर द्वंद्व समास। क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। अब एक चीज और आप लोग जान जाइएगा। ठीक है, आप द्वंद्व का मतलब क्या होता है, लड़ाई झगड़ा। द्वंद्व का मतलब क्या होता है, दिमाग में रखिएगा, द्वंद्व का मतलब क्या होता है, लड़ाई झगड़ा। तो लड़ाई झगड़ा कब होगा, जब एक दूसरे का अपोजिट होगा। आप कहिएगा कि नहीं तुमको बाएं चलना है, तू कहेगा नहीं हमको दाएं चलना है, तो यहीं पर ना द्वंद्व होगा। तो जो एक दूसरे का विलोम होगा वहां लड़ाई होगा, विपरीत होगा, लड़ाई होगा, तो वही को हम लोग द्वंद्व कहते हैं। तो ये द्वंद्व समास हो गया। ठीक है, कौन सा समास हो गया, द्वंद्व समास, जिसमें योजक चिन्ह लगा रहेगा। रात दिन हो गया, पिता माता हो गया, बुढ़ापा जवानी हो गया, ये सब विलोम शब्द है, बीच में योजक चिन्ह होगा। समझ जाइएगा। अब द्वंद्व समास चुनने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगला,
गंगा किस प्रकार की संज्ञा है? आपको बताना है कि गंगा जो है किस प्रकार की संज्ञा है, आपको बताना है, ठीक है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा, ठीक है? तो देखिए कौन सी संज्ञा होगा? तो संज्ञा का भी पूरा नोट्स और पीडीएफ दे दिया गया है और यहाँ से तो एक प्रश्न आपका पक्का निकल के आएगा। तो गंगा देखिए किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नदी, पर्वत इस सब का कोई भी नाम दे दिया गया है, ठीक है? नाम यदि दे दिया गया है तो उसको हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। किसके अंतर्गत रखते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। तो ये गंगा जो है किस संज्ञा में जाएगा? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा, ठीक है? चलिए अगला है, शिक्षक बाइक से विद्यालय पहुंचे, इसमें कारक का नाम बतावें। शिक्षक बाइक से विद्यालय पहुंचे, इसमें कारक का नाम बतावें। कर्ता कारक होगा, कर्म कारक होगा, करण कारक होगा या संप्रदान कारक होगा, ठीक है? कौन सा कारक होगा? कारक का भी नोट्स इस प्रकार हम आपको बना के दिए हैं, नोट्स और वीडियो दोनों देख लीजिएगा। कारक का यदि नोट्स और वीडियो आप यहाँ से देख लेते हैं तो आपको समझिए कि 100% यहाँ पर ग्रामर कंप्लीट हो गया है, ठीक है? तो देखिए यदि किसी साधन के द्वारा, जैसे विद्यालय, शिक्षक बाइक से विद्यालय पहुंचे, यहाँ पर से क्या है? से कारक का चिन्ह है। से क्या है? कारक का चिन्ह है ना। तो से मतलब यहाँ पर देखिएगा साधन, यानी विद्यालय पहुंच रहे, शिक्षक बाइक से विद्यालय पहुंचे, यानी शिक्षक किसी साधन से विद्यालय पहुंचे और विद्यालय पहुंच रहा साधन क्या है? बाइक। तो जिसमें किसी साधन का प्रयोग किया जाता है और उसमें से लगा हुआ है, तो किसी साधन के द्वारा यदि काम किया गया है तो उसमें से लगा है तो करण कारक होता है। कौन सा कारक होता है? करण कारक होता है, क्योंकि करण कारक का चिन्ह क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं करण कारक का चिन्ह जो है से होता है। क्या होता है? से होता है। और यदि कारक का पूरा नोट्स और वीडियो दोनों आप देखना चाह रहे हैं तो अभी हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए आपको शुरुआत मोबाइल नंबर भी दे दिया गया है और फी आपको बता दी गई है, तो आप सभी जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए ये हो गया आपका कौन सा? करण कारक हो गया। अगला देखिएगा अभी यहाँ पर। अगला है, बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है? देखिए ये प्रश्न आपको जो है ना 1001 बार आया हुआ है, बुढ़ापा, ठीक है? तो बुढ़ापा देखिए सिर्फ अनुभव की चीज़ है, आप किसी को नहीं बता सकते कि हमारे साथ क्या चल रहा है, ठीक है? तो वैसी चीज़ें जिसको सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं, यानी जिसमें अवस्था के बारे में बताया गया हो, जितनी भी अवस्थाएँ हों, अगर अवस्था के बारे में किसी में बताया गया है, तो अवस्था को भी यहाँ पर जो है हम लोग भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। चाहे कोई भी अवस्था हो, उसको भी भाववाचक में आप लोग रखेंगे सभी को। बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, मिठास किस प्रकार की संज्ञा है? ये भी प्रश्न आया हुआ है, ठीक है? तो मिठास क्या होता है? जब आप रसगुल्ला खाते हैं तो आपको कितना मीठा लगा, वो सिर्फ अपने अंदर से आप जानते हैं, सिर्फ अनुभव करते हैं, बता नहीं सकते। तो जो चीज़ें अनुभव कर सकते हैं उसको हम लोग यहाँ पर भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं, यानी ये भी जो है आपको भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाएगा इस प्रश्न का आंसर, ठीक है? बाल्यावस्था किस प्रकार की संज्ञा है? देखिए जितनी भी अवस्थाएं हैं वो सभी किस पे जाएगी? भाववाचक संज्ञा। याद रख लेगा, जितनी भी अवस्था हो, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, बुढ़ापा, जवानी, नौजवानी, जवान, ये सब सभी जो है आपको यहाँ पर भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाएगा, जिसमें अवस्था का दर्शाव हो रहा हो, ठीक है? अगला, सुंदरता किस प्रकार की संज्ञा है? देखिए सुंदरता भी अनुभव की चीज़ है, अनुभव की चीज़ है। किसी को इसके बारे में जो है नहीं बताया जा सकता है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। सिर्फ आप देख के, कभी-कभी आप बाज़ार या कहीं जाते होंगे तो सिर्फ देख करके ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं किसी-किसी महिला को ना, या कोई महिला भी पुरुष को देख करके मंत्रमुग्ध हो जाती है, लड़का-लड़की को देख के। तो इसका मतलब क्या है? अब उसके अंदर कितना बड़ा इसके लिए सोच चल रहा है वो दिखा नहीं सकती है। क्या उसके प्रति सोच चल रहा है वो सिर्फ अनुभव कर सकती है। तो ये भाववाचक संज्ञा होता है, ठीक है? चलिए अगला है, जवानी किस प्रकार की संज्ञा है? तो अभी आपने बताया था, ये भी 5001 बार आया हुआ प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, सब टेट में, सब आकलन परीक्षा सब में आया हुआ, ठीक है? तो ये किस में जाएगा? तो अवस्था वाली चीज़ें जो जुड़ी रहती है वो किस में जाती है? आपको अभी हम बताया, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा, जितनी भी अवस्था वाली चीज़ें हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि उसको सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर गुण, अवस्था या गुण, गुण भी जैसे ईमानदारी, ईमानदारी एक गुण है ना। तो गुण वाली, अगर नाउन के अंतर्गत गुण किसी को दिया हुआ है तो ये गुण वाली जितनी भी चीजें हैं ना, ये भी आपको भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगी, ठीक है? तो ये भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा। अगला प्रश्न होगा आपका, पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है? देखिए पुस्तक किस प्रकार की, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? देखिए पुस्तक से पूरी पुस्तक जाति का बोध हो रहा है, पुस्तक से पूरी पुस्तक जाति का बोध रहा है ना, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन अगर पुस्तक का नाम दे देता है, रामायण, महाभारत, तो ये सभी व्यक्तिवाचक में चला जाता है। तो पुस्तक यदि कहता है पुस्तक से पूरी जाति का बोध हो रहा है, इसलिए जातिवाचक में है। लेकिन अगर पुस्तक का नाम रहे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में
चला जाएगा। इसी तरह से देखिए संज्ञा को भी हम लोग यहाँ पर पकड़ लेते हैं, ठीक है। मित्रता किस प्रकार की संज्ञा है, तो मित्रता व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो फ्रेंडशिप जो है वो भी दिल से अनुभव करने वाली चीज़ है ना, कि आप दिल में अनुभव करते हैं कि हम मित्र मेरा कितना अच्छा है, खराब है, बुरा है, किसी को हम व्यक्त नहीं कर सकते। तो ऐसी चीज़ें जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं, किसी को व्यक्त नहीं कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं केवल, वो सारी चीज़ें भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत चली जाती है। तो यह भाववाचक संज्ञा हो जाएगा ना। अगला है बिल्ली किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक, ठीक है। तो देखिए बिल्ली क्या है, एक पूरे बिल्ली जाति का बोध हो रहा है, पूरे बिल्ली जाति का बोध हो रहा है ना। तो बिल्ली जाति का बोध हो रहा है इसलिए तो जातिवाचक हो जाएगा। लेकिन अगर बिल्ली का नाम दे देता है यहाँ पर ना, कोई बिल्ली का नाम लेकर के पुकारता है तो वो व्यक्तिवाचक हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे हम लोग यहाँ पर। निराशा का सही संधि विच्छेद है निर जोड़ आशा, निर जोड़ आशा, नीरा जोड़ आशा, निह जोड़ आशा। देखिए निराशा का सही संधि विच्छेद जो होगा निह जोड़ आशा होगा, ठीक है। निराशा होता है और ये जो है आपका विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है जिसमें विसर्ग लगा हो, विसर्ग संधि है, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर देखिए और है सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि का नाम है सन्मार्ग। आप संधि विच्छेद कर लीजिएगा तो सन्मार्ग का होता है सत और जोड़ क्या होता है मार्ग। ये कौन सा यहाँ पर है, ये व्यंजन है, ठीक है, और ये भी व्यंजन है। तो दोनों तरफ जब व्यंजन जुड़ा हुआ है तो उसको हम क्या कहेंगे, व्यंजन संधि कह लेंगे, ठीक है। क्या कह लेंगे, व्यंजन संधि कह लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप आकलन परीक्षा में 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल से सारे नोट्स और पीडीएफ अभी के अभी परचेज कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा बहुत नज़दीक है। और आप जैसे ही पढ़ेंगे तो आपको हम बताते हैं कि 101% आप पास होकर के ही रहेंगे, फेल होने की बात ही नहीं उठता है। तो आप सभी जल्द से जल्द जुड़ जाएंगे। वीडियो को अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पावर 0 प्लस 5 का पावर 0 प्लस 7 का पावर 0 का मान बतावें। देखिए ये छत्तीसगढ़ आकलन का आया हुआ प्रश्न है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग जानते होंगे और सभी लोग इसका सही आंसर दे दिए होंगे। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, 1 2 3 या 4, क्या होगा इसका राइट आंसर, आप सभी को बताना है, ठीक है। चलिए देखिए एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, x का पावर 0, x का पावर क्या हो 0, तो उसका मान जो है हमेशा 1 होता है। यानी किसी भी चर अचर राशि का मान का पावर 0 हो, किसी भी चर हो या अचर राशि हो उसका पावर 0 हो तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए आपके पास है क्या, तो आपको दिया हुआ यहाँ 2 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 0 प्लस 7 का पावर 0 और इसका मान बतलाना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे आप तो 2 का पावर 0 का मान कितना होगा, 1 होगा। 5 का पावर 0 का मान कितना होगा, 1 होगा। और 7 का पावर 0 का मान कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। अब 1 1 2 और 1 3, यानी इसका राइट आंसर 3 होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर 3 होगा, यही इसका आंसर होगा, यानी सी हो गया, ठीक है। देखिए आपको हम बता दे रहे हैं, आपको यहाँ पर अभी जो है मेगा ऑफर चलाया जा रहा है। आप लोग सारे चीज़ों के लिए, सारे प्रश्नों के लिए 500 के वजह अभी 351 रुपये में आपको जोड़ा जा रहा है। तो आप लोग जितना जल्द जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइएगा। यहाँ पर सारे चीज़ों का नोट्स और पीडीएफ आपको मिल रहा है और आप परचेज करके यहाँ पर टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्नों को यदि पढ़ लेते हैं ना तो आपको विश्वास हम दिलाते हैं 101% गारंटी कि आप जो है यहाँ पर सभी चीज़ों को याद कर लीजिएगा और यहाँ पर 101% पास होने का पूरा आपको गारंटी मिलता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। देखिए जो नोट्स हमारे लिए परचेज करते हैं उनको नोट्स बना के हम यहाँ पर पीडीएफ आपको दे देते हैं, हमेशा देते हैं। तो उनके लिए देखिए यहाँ पर नोट्स बनाया हुआ है, क्या बनाया हुआ है, x का पावर 0 का मान 1 होता है, इसलिए 2 का पावर 0 तो 1 होगा, 5 का पावर 0 तो भी 1 होगा और 7 का पावर 0 तो 1 होगा। इसलिए 2 का पावर 0, 5 का पावर 0, 7 का पावर 0 क्या होगा, 1 + 1 + 1, यानी 1 1 2 और 1 3, यही हो गया इसका राइट आंसर, ठीक है। यही हो गया इसका राइट आंसर, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या आया था। अगला प्रश्न है 3 बल्ब का मूल्य 180 रुपये है तो 7 बल्ब का मूल्य ज्ञात कीजिए। वाह क्या प्रश्न है, देखिए आया हुआ, ये कहाँ का है, तो ये बिहार का पूछा गया था। कहाँ पूछा गया था, बिहार में आया था। 3 बल्ब का मूल्य रुपये 180 है तो 7 बल्ब का मूल्य ज्ञात कीजिए, बताइए क्या आंसर होगा। तो चलिए यहाँ पर बहुत जल्दी हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए यदि आपको आता है तो फटाफट बनाइएगा, क्योंकि समय बहुत कम आपको परीक्षा में दिया जाएगा।
तो 3 बल्ब का मूल्य 180, तो एक बल्ब का कितना, तो 180/3 हो गया ना, यानी 60 रुपया। तो 7 बल्ब का कितना, तो 60 गुने 7 हो गया, 60 गुने 7, एगो का 60 रुपया, तो 7 गो का कितना, तो 60 गुने 7, 6 सत्ते 42, 420 रुपया। कितना हो गया, 420 रुपया। ठीक है, ये 420 रुपया किस में आया है, बी में आया है, तो राइट आंसर बी होगा। क्या आपका भी आंसर इस तरह से सही आ रहा है, तो आप समझिए कि आपको संकेत मिल रहा है कि आकलन परीक्षा आप पास कर रहे हैं और यहाँ पर जो है आपका 2000 रुपये बढ़ रहे हैं और आप सरकारी भी एक दिन होने वाले हैं। ठीक है, तो जुड़ जाइएगा सभी कोई जो अब तक नहीं जुड़े हैं। 3 बल्ब के मूल्य 180 रुपये, एक बल्ब का मूल्य 180/3, इसलिए 7 बल्ब का मूल्य हो गया 60 गुने 7, 420। देखिए नोट्स एकदम परचेज कीजिए सब कोई। देखिए इसीलिए आपको मेगा ऑफर भी हमने चला दिया है, इसीलिए मेगा ऑफर भी चला दिया है। तो आप सभी मेगा ऑफर प्लान को जरूर जल्द से जल्द परचेज कर लें, क्योंकि आपका जो है बहुत बड़ा नहीं तो नुकसान हो जाता है। ठीक है, इसलिए आप लोग सभी कोई पास कर जाएं, सभी कोई अच्छे मार्क्स लाएं, यही हमारा यूट्यूब का मकसद है। 20 आदमी एक कुआं को 80 दिन में खोद सकता है, तो 40 आदमी मिलकर उसी कुएं को कितने दिन में खोद सकते हैं। 30 दिन, 40 दिन, 60 दिन। ठीक है, देखिए आदमीन और दिन पर जो आधारित प्रश्न होता है ना, आदमीन और दिन पर आधारित प्रश्न जब भी आए कहीं भी, तो आपको इसको मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, इस पे बनाइएगा ना तो आप 100% जो है एक को सेकंड न लगेगा ना। तो देखिए यहाँ पर जैसे 20 आदमी एक कुआं को 80 दिन में खोद सकता है, एक पूर्ण विराम पड़ गया ना। तो ये पहला काम है, ये पहले आदमी द्वारा किया गया काम है। ठीक है, तो यानी यहाँ से दूसरा चालू होता है, तो ये दूसरे आदमी द्वारा काम करने का है। ठीक है, तो देखिए पहले आदमी द्वारा जो काम किया जाता है उसको कहते हैं M1। तो पहला प्रश्न में कितना आदमी है, 20 आदमी, तो M1 हो गया देखिए 20। ठीक है, और कुआं को 80 दिन में खोद सकता है, यानी दिन कितना ले रहा है, तो इसको D1 कहिएगा। D1 कितना हो जाएगा, 80। D1 कितना हो जाएगा, 80, पहला आदमी का हो गया। अब इसी तरह से दूसरा आदमी का जब आप देखेंगे तो दूसरा किस प्रश्न में क्या है, 40 आदमी है, यानी M2 देखिए आपका हो जाएगा 40। M2 कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, और D2 क्या होगा, यानी कितने दिन में खोद सकता है, आपसे पूछा है D2 इक्वल टू व्हाट ना। एक फार्मूला आप लोग याद रख लीजिएगा, क्या याद रखिएगा, M1 D1 इक्वल टू M2 D2। क्या होता है, M1 D1 इक्वल टू M2 D2 ना। M1 कितना है, 20 है, तो 20 गुने D1 कितने दिन में, 80 दिन में, तो 80 बराबर M2 कितना है, 40 आदमी है, तो 40, और कितने दिन में खोद सकते हैं, यानी D2 निकालना है, तो D2 हम यहाँ पर लिख दिए ना। अब देखिएगा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप लोग सभी को, अब इसी को हल कर दीजिए आप। ठीक है, तो देखिए यदि गुना बराबरी में दोनों तरफ रहे तो कटता है, क्या होता है, अपने आप ऊपर ही काट लीजिए, ज्यादा लकीर का फकीर नहीं। देखिए तब 20 दूनी ये कट गया कितना, 40, और 2 से ये 80 कट जाएगा कितना बार में, 40 बार में कट गया ना। तो आपको इधर देखिए बच गया D2 और इधर देखिए बच गया 40, यानी कितने दिन में वो काम कर सकता है, 40 दिन में कर सकता है ना। तो आपको 40 दिन किस में दिया है, बी में दिया है, तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आदमी और दिन पर संबंधित प्रश्न है, तो आप इसी तरह से बनाइएगा, M1 D1 इक्वल टू M2 D2, एक फार्मूला होता है। ये पहला जो प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है, तो ये पहला आदमी M1 और ये पहला आदमी के लिए दिन D1, यानी इसको कहते हैं M1, इसको कहते हैं D1। दूसरा पर जो पड़ेगा, देखिए आदमी लिखा हुआ है इसलिए M2 इसको मानिएगा, और कितने दिन निकालना है इसलिए D2 कहिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए जो हमसे बहुत लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं देखिए उनके लिए ट्रिक यहाँ पर हम बना दिए हैं और आपको PDF भेज दिया गया है। ठीक है, M1 D1 इक्वल टू M2 D2। तो M1 हमने बता दिया कि पहला जो समीकरण हुआ उसमें आदमी पहले M1 और दिन को D1 कहेंगे और दूसरे के लिए M2 और D2 कहेंगे, और सोल्व कर दीजिएगा, आ जाएगा आंसर। वेरी गुड, चलिए बन गया आप लोगों का। आइए अगला, 50 बच्चों के समूह में 30 लड़कियां हैं, लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत बार आया है, बहुत बार, छत्तीसगढ़ में पूछ दिया, बहुत बार ये प्रश्न आया है। जितने बार कहेंगे ना आपको उतने ही कम पड़ेगा, और बनाना भी इतना आसान है जिसका कोई सीमा नहीं है। बस एक बार देखिएगा, गणित को जो कहते हैं ना कि बहुत कमजोर है, वो भी अब इससे जुड़ेंगे और सटेंगे। सट जाइए एकदम, अगर पास करना है तो सटिए, हटिएगा तो आपको फेल कराएगा। देखिए 50 बच्चों के समूह, बच्चों का समूह कहने का मतलब कुल बच्चा 50 है विद्यालय में। ठीक है, कुल बच्चा है
जिसमें 30 गो लड़कियां हैं तो लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, कुछ नहीं कीजिएगा, देखिए ज़्यादा समय नहीं लेना है। क्या होगा, 30%, 40%, 50%, 60। कॉपी और पेन लेके बैठिए और जरूर प्रैक्टिस सेट में जुड़िए। ठीक है, तो 50 बच्चों के समूह में 30 लड़कियां हैं। तो अब बताइए 50 बच्चा था, उसमें 30 लड़कियां हैं, तो लड़का कितना हो गया बताइए। तो 50 में से 30 गो लड़की के घटा देंगे तो 20 गो लड़का है, यानी 50 में कै गो लड़का हुआ, 20 गो। तो एक में कितना हो जाएगा, तब 20/50 ना हो जाएगा। अब 100 में कितना होगा, तो 100 में कितना जितना होगा वही जो होगा यहाँ कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। होगा कि ना होगा, तो एक में जो है 20/50, तो 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 20/50 और गुने हो जाएगा, देखिए 100 हो जाएगा ना। तब 50 दूनी की 100 और 20 दूनी की 40, यानी 40%। 100 में जो निकालते हैं वही ना प्रतिशत होता है। तो 100 में हम निकाल दिए कि ना, एक में था 20/50, तो 100 में कितना हो गया, वही तो हम किए ना, कितना किए, 20/50 और गुने कर दिए 100। 50 दूनी की 100 और 20 दुए 40, 40% हुआ ना। किस में है, बी में है। यही इसका राइट आंसर है। बस इसी तरह से देखिए बनाना है और एकदम तुरंत भर में बनाना है, ज़्यादा लेट नहीं लेंगे क्योंकि समय नहीं है। यहाँ पर नोट्स के लिए 50 बच्चा में 20 लड़का, तो एक में 20/50, तो 100 में 20/50 गुने 100, 40%। बनाया मिल रहा है, एकदम बनाया मिल रहा है। और आप अलग अलग सब्जेक्ट के लिए भी जुड़ सकते हैं, तो एकदम जल्दी कीजिएगा, फटाफट कीजिएगा, आपको हो जाएगा। ठीक है, अगला है 40 को रोमन संख्या में कैसे लिखेंगे। ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, डी सही होगा। अरे भैया बता देते हैं, इतना बढ़िया ट्रिक कर दिए हैं ना, एक ना नोट्स, कि आप लोग नोट्स जो नहीं खरीदे वह रोमन संख्या भुलाइएगा, जो खरीद लिए हैं वो जिंदगी में ना भुलाइएगा। का दिए हैं से सुन लीजिए। अरे 4 गो एक सल, 4 गो 4 है, 4 गो एक सल और 3 गो सीडीएम साबुन लेते आना भाई। पत्नी बोलती है कि जाइए 4 गो एक सल और 3 गो सीडीएम साबुन लेके आइए। सुने हैं ना, तो ये हो गया 1, ये होता है 5, ये होता है 10, ये होता है 50, ये होता है 100 और ये होता है 500। देखिए कैसे बन रहा नियम, 1 गुने 5, 5 गुने 2, 10 गुने 5, 50 गुने 2, यानी एक बार 5 से गुना, एक बार 2 से गुना करके बनाएगा। नोट्स खरीद लीजिए ना, तबे देखिए आपको ये इतना बढ़िया हो जाएगा ना, तो ना कहिएगा, समझ गए। तो 40 का रोमन संख्या में कैसे लिखेंगे, तो देखिए ई वाला संख्या, अब ध्यान दीजिएगा, ई वाला संख्या 3 बार लिख सकते हैं, ई वाला 1 बार लिखाता है, ई वाला संख्या 3 बार लिख सकते हैं, ई वाला 1 बार लिखाता है, ई वाला संख्या 3 बार लिख सकते हैं, ई वाला 1 बार लिखाता है ना। अल्टरनेट चलता है, शुरू वाला 3 बार, फिर ओकर बीच वाला 1 बार, फिर 3 बार, फिर 1 बार, सब नोट्स में बनावल है, तुम देख लीजिएगा। ठीक है, और ये एक्स जो है हार्डली हम 3 बार ही लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब सारा नियम है। अब देखिए, तो यहाँ पर 50 के लिए आपको क्या आता है बताइए, 50 के लिए एल होता है ना। अगर हम एक्स 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 लिखते हैं, नियम कहता है कि ये जो एक्स है वो हार्डली आप 3 बार लिख सकते हैं, 4 बार नहीं लिख सकते हैं। वेरी गुड, तो 4 बार हम नहीं लिख सकते, तो 40 होगा नहीं। तो क्या करेंगे, 50 लेंगे पहले और उसमें एगो 10 घटा देंगे, पीछे 10 लिख देंगे, ये हो गया 40। ठीक है, पीछे अगर कोई संख्या लिखा हुआ है, इसका बड़ी संख्या के पीछे कोई छोटी संख्या लिखा हुआ है, इसका मतलब घटाना है। और बड़ी संख्या के आगे कोई संख्या लिखा हुआ है, इसका मतलब बड़ी संख्या में जोड़ना है। तो एल 50 होता है और एक्स 10 होता है, 50 में से 10 गया, बचा 40, यानी एक्सेल होगा। इसका राइट आंसर सी होगा। अगर इसको आप डिटेल्स देखना चाहते हो रोमन संख्या में ट्रिक के साथ, तो बस अभी नोट्स परचेज कर लीजिए, आपको सारे सब्जेक्ट का नोट्स पीडीएफ वीडियो मिल रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। 99 का परवर्ती संख्या बताएं, 99 का परवर्ती संख्या बताएं, क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो 99 का परवर्ती संख्या क्या होगा, 101, 98, 100 या 100, कोई नहीं, कौन सा होगा। ठीक है, ये देखिए, ये आपका बिहार में पूछा गया था। किसमें पूछा गया था, बिहार में पूछा गया था। ठीक है, तो 99 का परवर्ती संख्या क्या होगा। देखिए 2 संख्या होती है, एक को हम लोग कह लेते हैं पूर्ववर्ती, क्या कहते हैं, एक को पूर्ववर्ती और एक को कहते हैं, देखिए परवर्ती, दिमाग में रखिएगा, पूर्ववर्ती और परवर्ती।
पूर्व माने होता है पहले, यानी उसके पहले वाली संख्या को पूर्ववर्ती, जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसके पहले वाली संख्या अगर हम लेंगे तो पूर्ववर्ती होगा, और उसके बाद वाली संख्या लेंगे तो संख्या परवर्ती होगा। देखिए अब रही बात कि कभी कभी बहुत बड़ा से बड़ा अंक होता है तो उसके पहले वाली संख्या नहीं पता चलता है, इसलिए पूर्ववर्ती जब कहे तो एक घटाइए, अब परवर्ती जब कहे तो एक जोड़िए। ठीक है, तो चलिए आपसे पूछा क्या गया है 99 का परवर्ती, तो परवर्ती में एक जोड़ना है। क्या करना है? एक जोड़ना है, तो 99 प्लस 1। अब बताइए क्या होगा? 99 प्लस 1 जब हम जोड़ते हैं तो हमको आता है 100, और 99 का परवर्ती मतलब 99 के बाद वाली संख्या क्या होगा? परवर्ती मतलब बाद, तो 99 के तुरंत बाद आता है देखिए 100। अगर ये पूर्ववर्ती पूछता है तो 99 का पूर्ववर्ती मतलब 99 के तुरंत पहले कौन संख्या होगी? 98। तो 99 का पूर्ववर्ती होगा 98 और 99 का परवर्ती होगा 100। हमसे पूछा है परवर्ती, इसलिए इसका आंसर होगा 100। तो चलिए देखिए हम सारे स्टेट के प्रश्न को लेकर के आ रहे हैं, डेली आप जुड़ करके सिर्फ तैयारी कीजिएगा। अब हम आपके लिए एक प्रश्न दे देते हैं, आप जब वीडियो देख रहे हैं ना तो लास्ट में एक हमको जरूर बताइएगा। क्या बताइएगा? सो सुनिए, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है कि 89, 89, ठीक है, क्या है? 89 का रोमन संख्या में कैसे लिखेंगे? बहुत बार ये प्रश्न आया है, 89 को रोमन संख्या में कैसे लिखेंगे? प्रश्न आपके लिए है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर मारिएगा दोस्तों, और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आकलन परीक्षा में मेरा मकसद है कि सभी शिक्षक पास करें। ठीक है, इसीलिए हमने मेगा ऑफर भी चला दिया। बहुत लोग 501 में कर रहे थे, समस्या आ रही है, आपको मैं 351 कर दिया हूं। तुरंत कॉल कीजिए और जुड़ जाइए, ठीक है। और सभी लोगों को शेयर कीजिए, जिससे आपको सारे नोट्स यानी पाठ्यक्रम पर आधारित जैसा जैक घोषणा किया है वैसा प्रश्न आपके पास पहुंच सके। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।